हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री पे स्टडी पॉइंट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर वन का हम लोग का जो कि ये हम लोग का पार्ट टू वीडियो है, जिसमें हम लोग 20 to 40 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस चैनल पर हम लोग जो भी हम लोग का जैसे कि जो भी टीचिंग लेवल का जो भी एग्जाम्स होता है, चाहे टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हो, वो सारे एग्जाम्स का आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, सारे एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर ये हम लोग का पार्ट टू वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट वन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग 1 to 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग का ये पार्ट टू वीडियो है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इस टाइप्स का क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी हम लोग के क्या होते हैं कि यहाँ पर समीकरण निकाय, मतलब जो भी हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -4 के हलों की संख्या है। तो इसके हल कितने होंगे, कितने हल, मतलब ये जो हम लोग के दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसके कितने हल हो सकते हैं। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ देखिएगा ना, तो ग्राफ ऐसे आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस इक्वल टू ए जब होता है तो वाई एक्स एक्सिस के क्या होता है हम लोग का, एक्स इज इक्वल टू एल होता है, तो हम लोग का वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग का ग्राफ ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि एक्स इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, +5 है। तो +5 अगर सपोज करते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं +5 होता है, और -4 इधर कहीं ना कहीं होता है हम लोग का। तो यहाँ पर जब -4 लेंगे, -4, और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे ग्राफ हम लोग का ड्रॉ होगा, यहाँ पर हम लोग का इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा इसका, एक्स इज इक्वल टू -4 का, वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे तो कितने पॉइंट्स पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि ये जो x इज इक्वल टू 5 जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है ये ग्राफ, और ये भी इसके पैरेलल होता है। अगर पैरेलल हो रहा है तो ये इन्फिनिटी तक में से कभी भी ये हम लोग का ग्राफ हम लोग क्या करेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनेंगे, तो इसमें हम लोग के 2 सॉल्यूशन बनेंगे, कहता है कि नहीं, एक सॉल्यूशन नहीं, अनगिनत सॉल्यूशन नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट होता है। अच्छा देखिए, एक सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम लोग का दो लाइन हम लोग का एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तब हम लोग का एक सॉल्यूशन बनता है। और अगर दो लाइन हम लोग का क्या होता है, पैरेलल होता है, तो इसमें हम लोग का जीरो सॉल्यूशन बनता है। और अगर दो लाइन हम लोग का क्या होता है, कोइंसिडेंट कर जाता है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है, तो हम लोग इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था, क्या होता है a1/a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होता है a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होता है, तीनों इक्वल होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था इसका। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पर सीधे सीधे बोलिए कि रिमाइंडर, तो पिछला वीडियो में हमने डिस्कस करा था, रिमाइंडर क्या होता है कि ये अगर हम लोग का कोई भी पी ऑफ एक्स है और इसको हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो बनता है, रिमाइंडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए होता है। तो यहाँ पर एक्स माइनस ए की जगह पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1 है, तो रिमाइंडर हम लोग का क्या बनेगा, पी ऑफ 1 होगा। पी ऑफ 1 होगा तो यहाँ पर ये पी एक्स है, तो यहाँ पर 1 - 2 + 1 है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर भी कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है। क्वेश्चन कहता है कि 21 छात्रों का मध्य भार, यानी मीन हम लोग से पूछा जाए, मीन जो है ना, मीन मीन हम लोग का 21 स्टूडेंट्स जो है, 21 स्टूडेंट्स का मीन कितना है, 21 kg है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से कहता है कि एक जो स्टूडेंट्स है वो 21 kg का स्टूडेंट्स है, वो उसको हटा दिया जाता है। तो अगर सपोज कीजिए कि अब टोटल भार कितना हो जाएगा, मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, टोटल भार ही बोलेंगे हम लोग, है ना, टोटल भार कितना हो जाएगा, अगर मीन इतना है, 21 स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स का सम करेंगे, जब उसके वेट का सम करेंगे तो 21 kg आ रहा है। तो
यहाँ पर तो 21 इंटू 21 हो रहा है। अगर सपोज कीजिए यहाँ से एक स्टूडेंट्स को हटा देते हैं, तो एक स्टूडेंट्स हटाते हैं और वो भी कितना केजी वाले को हटाते हैं, 20 केजी वाले को, 21 केजी वाले को हटाते हैं। तो 21 केजी वाले को हटा देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बचेंगे, 20 ही बचेंगे। और ईच का भार कितना था, मध्य भार जो था वो 21 केजी था। तो 21 केजी था, 21 केजी वाले को हटा दिया गया है, तो उसका मीन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर और एक चीज़ कॉन्सेप्ट निकाल के आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं ना, कि जैसे कि ये हम लोग का 21 था, ये 20 डिवाइडेड बाई 21 ऐसे हम लोग करते हैं, तब 21 केजी आ जाता है ना। तो अगर यहाँ से एक, अगर टोटल सम में से अगर एक 21 को हटा देते हैं, डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, एक माइनस 21 करेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग का 21 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 20। तो 20 जो बचेगा, और इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी जब एक स्टूडेंट हट जाएगा तो 20 स्टूडेंट्स ही बचेंगे, तो कटेगा तो बचेगा अभी, तब भी हम लोग कितना बचेगा 21 केजी बचेगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोग का, ध्यान से समझिएगा, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य माध्य, यानी हम लोग से क्या बोल रहा है कि अगर मीन अगर तुम्हारे पास है, मीन क्या है, कहता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन जो है वो कितना है 5n/3 है। ठीक है, चलो तो n का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्मॉल कैपिटल हुआ है तो इसको स्मॉल n कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ पता 5n/3, आप लोग एक चीज़ पता होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि n नेचुरल नंबर कुछ भी नेचुरल नंबर है, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए जब भी हम लोग डाटा रहता है ना, अनग्रुप डाटा जिसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर n नंबर है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मीन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो n करेंगे, और ये वैल्यू हम लोग किसके इक्वल है, 5n/3 के इक्वल है। तब हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ये n हो जाएगा। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसको यूज करते हैं, 3, ये n कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू 10n हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जा रहा है कितना, n इज इक्वल टू, n का वैल्यू हम लोग का इंटीजर में आना चाहिए था, लेकिन n इज इक्वल टू 3/7 हो जा रहा है। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो हम लोग का हो जा रहा है 7n। ठीक है, 7n इज इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू 3/7 हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में कहीं मिस्टेक्स होगा। ठीक है, या तो है ना, इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। ठीक है, इसमें चारों में से चारों ऑप्शन नहीं होगा। जब भी हम लोग n की बात करते हैं ना, n हमेशा हम लोग का क्या होना चाहिए, n हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर पे आना ही चाहिए। ठीक है, और ये फ्रैक्शन आ रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं ये n का वैल्यू कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास, यहाँ पर आप लोग देखिए, कहता है कि इसके कितने हल संभव हैं। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोग, ये है हमारे पास A1, ये है A2, और ये है हम लोग के पास A3 B, अच्छा A1 B1 C1 ऐसे हम लोग करेंगे ना, A1 B1 और ये C1, ये है A2, ये है B2 और ये है C2। तो A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 3/243। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/81 आ जाएगा। ठीक है, B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 हो जाएगा हम लोग का 1/-1 इज इक्वल टू 1, सॉरी -1। तो यहाँ पर ये दोनों ही हम लोग का क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो मतलब कितने सोल्यूशन मिलेंगे हम लोग, हमारे पास ओनली वन सोल्यूशन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि सोम मंगल और तथा बुध का मध्य तापमान, मतलब एक एवरेज जो टेम्परेचर था वो किसका किसका, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री है। टोटल टेम्परेचर की बात करेंगे तो 75 डिग्री होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर का जो मीन टेम्परेचर है ये 42 डिग्री है। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद कहता है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास कितना है, 22 डिग्री है। ठीक है, तो बताओ कि मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ मंडे इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग से पूछा गया है। देखिए ये तो सिंपल सा टेम्परेचर है, इसका अगर मीन है ये क्या है हम लोग का मीन है, तो इसका टोटल टेम्परेचर सम ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा, और 3 12। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे ये दोनों दिन का टेम्परेचर कितना होगा, अच्छा इसका टोटल टेम्परेचर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 3 75 डिग्री। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मीन टेम्परेचर हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर ये मीन है मतलब तीनों दिन के टेम्परेचर को मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे के टेम्परेचर को 3 से डिवाइड किया गया है, तब हमें मिला है 25 डिग्री। तो ये मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस जो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर होगा तीनों का सम वो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि ट्यूसडे का टेम्परेचर अगर हमारे पास कितना था 22 डिग्री सेल्सियस था, तो बताइए कि यहाँ पर सॉरी ये थर्सडे का है, ठीक है थर्सडे का है, तो थर्सडे का टेम्परेचर को यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस थर्सडे का घटाएंगे तो बचेगा कौन, ओनली ट्यूसडे और वेडनेसडे बचेगा। तो थर्सडे का घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हम लोग का 22 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 104 डिग्री सेल्सियस। अब 104 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे को घटा देंगे तो हमारे पास कौन बचेगा, सिर्फ मंडे बचेगा। तो यहाँ पर 100 जब 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे -29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम लोग के पास दिया हुआ है, कौन सा हल संभव नहीं है। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो इसमें ये मत कीजिए कि हम इसका मतलब क्या बोलते हैं रूट्स निकालने चल जाएं हम लोग, है ना। सीधे सीधे हम लोग क्या बोलेंगे, या तो इसका सोल्यूशन निकालने चल जाए, सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे जाके इसको पुट कर देंगे, जो इसका आया वो आंसर होगा, जो नहीं आएगा वो आंसर नहीं होगा। 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और माइनस यहाँ पर -15 -3, यही हो रहा है। 3 पुट करेंगे 15 -3, तो ये इसका हॉल संभव है। ठीक है, ये इसका है इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 को पुट कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 -10 -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसको पुट कर रहे हैं तो 4 4 जा 16 2 जा 32 -4 5 जा 20 -3 20 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास नॉट इक्वल टू, सीधे सीधे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। 23 32 -23 करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हल संभव नहीं है, मतलब कौन कौन सा इसका हल संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को ये क्या है, इसका हल पॉसिबल है, तो ये दोनों हम लोग का पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि बताइए कि ये आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है और इसमें से पूछा जा रहा है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सीधे से सॉल्व करेंगे इसको। 2x + 3y इज इक्वल टू 13 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे से एलिमिनेशन मेथड यूज कर देंगे। यहाँ पर कितना है 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, इसको कर देंगे तो प्लस का 3 5 जा 15। अब इसको माइनस नहीं सम करना है हमें, सम करेंगे तो हम लोग कितना होगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये हम लोग का 14x इज इक्वल टू 28। तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिला 2, x का वैल्यू जैसे ही 2 मिला तो कहीं पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -5 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक वैल्यू मिल गया ना आप लोग को x का, यहीं से आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर। 29 नंबर में फिर से कहता है कि ये जो हम लोग के पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके ये दोनों हम लोग का क्या है रूट्स है, अल्फा एंड बीटा मूल है। तो बताओ कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल के रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या होता है -b/a, तो -8/3। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट मीन्स 2/3। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला से क्या होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है -8/3, -8/3 का होल क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 2/3, और अल्फा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -8/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 8 जा 4 8 जा 12, 512। ठीक है, 512/3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16 बाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो -500, शायद धीरे इरेज हो जाएगा। इधर लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -512 प्लस एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 27, ये 9 हो जाएगा 144। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 12 - 4 8 हो जाएगा, 12 - 4 8 हो जाएगा, और यहाँ से 10 - 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर अब बच गया हम लोगों के पास 4 - 1 करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस रहेगा डिवाइडेड बाई 27। तो हमारे पास जो आंसर आया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि -368/27, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन कहता है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो इसमें कहता है मूल वास्तविक तथा असमान हो तो पी का मान ज्ञात करें। देखिए मैं इसका एक बार बता दूं आप लोगों को, है ना, हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ों पे क्या बात करते हैं ना कि अगर हमारे पास ax² + bx + c = 0 है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं। d = हमारे पास फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि d क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, या तो d जो होगा d = 0 होगा, या तो d ≠ 0 होगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं सारे को, क्या होगा, d < 0 होगा, d = 0 होगा, d < 0 होगा। जब d < 0 होगा तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स मिलता है। इसमें हम लोग क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, इसमें क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब और एक चीज़ यहाँ पर आता है कि डी हम लोगों का क्या होता है कि यहाँ पर डी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी हम लोग का क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और एक क्या हो, डी हम लोग का नॉट, आप फिर से ये हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं हम लोग, इधर कहीं ना कहीं बनाएंगे। डी हम लोग का क्या होगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा रियल तो रहेगा, तो इसमें सीधे सीधे बोलिए कि रेशनल रूट्स, है ना, रेशनल रूट्स, और इसमें हो जाएगा इरेशनल रूट्स, इरेशनल के साथ साथ में इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं, है ना, कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए, जैसे कि एक आ जाएगा 1 + √2, तो दूसरा आ जाएगा 1 - √2। ठीक है, तो इस टाइप्स का इसमें बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें हम लोग से पूछा गया है कि वास्तविक मूल जो है वास्तविक और असमान है, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x = होता है -b ± √d/2a। चलिए, तो यहाँ पर हम हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कि डी हम लोग निकालेंगे, d = b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 -4ac करेंगे तो 4 × a 2 हो जाएगा, और c × p हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, < 0 होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोला है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4 × 8p, 8p जो हो रहा है, 8p क्या होगा हम लोग का, लेस देन 8p < 36 होगा।
तो इसको कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना है 8p है, तो 8p को इधर ले जाएंगे सिंपल सा, प्लस 8p बोथ साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 36 हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 36 डिवाइडेड बाई 8 ना। इसमें भी 8 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा हम लोग का 4 2 जा 8 4 9 जा 36, तो p का वैल्यू जो आया लेस देन 9/2। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा है, तो b² का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस पहले निकालेंगे, तो ये दो सम ऑफ जीरो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू -b/a, यही होगा, ठीक है। उसके बाद साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास c/a, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, b² चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इसको स्क्वायर कराना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा b²/a², इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू b²/a²। अब यहाँ से देखिएगा इसका वैल्यू हमें पता है कि 1 होता है, और यहाँ पर 2 रहेगा, तो 1 + 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू होता है c/a इज इक्वल टू b²/a², b²/a²। इसको उधर लेके चल जाएंगे, हम लोग को चाहिए क्या था, b² को सेपरेट करना है ना, तो b² को सेपरेट करना है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a² 1 + 2c/a, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों के पास। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि ए कैंसिल कर देंगे सीधे सा, ऐसे ए कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो ए डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर सकते ना, तो यहाँ पर हम लोग का क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, तभी हम लोग का ए कैंसिल होगा, मतलब पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 1 + 2c/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एलसीएम ले लेंगे तो a + 2c, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक ए बचेगा इज इक्वल टू b², तो यहाँ से b² इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास a² + 2ac, a² + 2ac, a² + 2ac, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, c/a। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में सही है, हम लोग का सम ऑफ जीरोस किए हैं -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किए हैं c/a, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर कर दिए, a² + b² + 2ab, ठीक है। a² + b² का वैल्यू 1 हो गया, 2ab का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 2 × c/a, अब इज इक्वल टू b²/a², ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जा रहा है 2a 2c, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है। कोई भी व्यक्ति है, कुछ शेयर खरीदता है, मान लेते हैं x शेयर खरीदता है, कितना रुपया के हिसाब से, 10 रुपया के हिसाब से, ठीक है। जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभ होता है, और वर्ष के अंत में इसका कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 8% का। कुल लाभांश कितना है इसका, 300 रुपया है, तो उसने कितने शेयर खरीदे, तो कुल लाभांश इसका कितना है, 300 रुपया है, मतलब इसका जो 8% होगा 8/100 ना, ये कितने के इक्वल है, 300 के इक्वल है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 300 × 10 डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं, और इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इसको कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स में, हो जाएगा हम लोग का 25, 5 2 कैरी हो जाएगा, 35 2 37 375। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए हम लोग का पास क्या कहता है, ए ने 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कोई भी ए एक पर्सन है,
जो क्या करता है कि 45,000 रुपया से एक व्यापार को शुरुआत करता है, कोई भी एक बिजनेस करता है, ठीक है। कुछ समय बाद बी 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। उसके बाद कुछ समय बाद होता है, उसके बाद बी आता है और वो कितना निवेश करता है, 54,000 रुपया निवेश करता है और वो उसका पार्टनर बन जाता है, ठीक है। यदि व्यापार में होने वाले को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो व्यापार जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद उसका जो होने वाले लाभ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, होने वाले लाभ को, है ना, 2:1 रेशियो में बांटा गया तो कितने महीने बाद उसका भागीदार बी उसका साझेदार बन गया। तो मतलब कितने महीने बाद इसका बी जो है, बी इसका साझेदार बना हुआ है, किसका, इसका। तो वर्ष के अंत में मतलब 1 साल लग रहा है टोटल, तो टोटल कितना महीना होगा, 12 महीना। और इसमें कितना महीना लगाया है नहीं पता हमें, लेकिन एक्स महीना लगाया है। इसमें हम लोग का कितना महीना लगाया है, एक्स लेके चलते हैं। इसमें व्यापार होने वाले क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा ये लग रहा है ना, होने वाले ली को वर्ष के अंत में कितना के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। चलिए जो भी होगा इसके रेशियो में ही होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होगा, देखिए इसका 2:1 का रेशियो है, तो फटाफट से हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, 45,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 54,000 इंटू एक्स। इसका रेशियो कितना है, 2/1 का रेशियो है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पर भी कैंसिल होगा। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दिस 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 5। एक्स इज इक्वल टू 5 मंथ, मतलब ये कितना महीना ये काम किया, मतलब पार्टनरशिप बना 5 मंथ। अब हम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कितने महीने बाद बी उसका साझेदार बना, तो कितने महीने बाद बना है। अगर ये 5 मंथ्स अगर रहा तो टोटल 12 मंथ्स में से 5 मंथ्स घटा दीजिए, 7 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी कितना है, 3000 है, 3000 था। मतलब कोई भी एक एमआरपी जो था वो कितना था, 3000 था। उसमें क्रमशः 10% और 15% को दो क्रमिक बट्टे पर खरीदी। मतलब इसमें दो इसको छूट दिया गया, कितना, एक 10% और एक 15% का छूट दिया गया, ठीक है। तो जब छूट दिया गया तो इसका जो सीपी होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना होगा, देखिए इसमें दो छूट मिलेगा, कितना का छूट मिला, मतलब 100 में से एक तो मिला 90, 100 में से 90 और दूसरा क्या हो जाएगा, 100 में से 90, 100 में से 15% घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 1 2 2 0 1 2 2 0 कैंसिल हो गया। तो बचेगा जो 3 इंटू 9 इंटू 85, ये हम लोग का इसका जो क्या हो गया, सीपी हो गया। अब सीपी में कितना लगता है कि 105 इसका क्या पड़ता है, कॉस्ट पड़ता है। अच्छा इसका एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 85 इंटू 27, 85 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 85 इंटू 9 3 27 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 18, 8 2 1600 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो हम लोग 5 2 10, 7 8 56, 56 66 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 5 35 हो जाएगा। ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना था, 8 16 था ना, तो ये हो जाएगा 16 24 हो जाएगा, सॉरी 22 होगा, ठीक है। और इसमें कितना होता है कि इसमें से 105 रुपीज़ जो होता है ये क्या होता है, इसका कॉस्ट पड़ता है, किसका, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 यानी ये 4 हो जाएगा, 2400। टोटल इसका कॉस्ट जो पड़ा, ये पड़ा 2400 पड़ा इसका कॉस्ट। सीपी कितना पड़ा इसका, 2400 पड़ा। उसके बाद ये क्या करता है, इसको एसपी बेच देता है, कितना में बेचता है, 3200 में बेचता है, ठीक है। तो उसमें लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ, तो यहाँ पर एल प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 800 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल कॉस्ट इसका कितना था, 2400, परसेंट प्रॉफिट चाहिए, परसेंट चाहिए, 100 से ये कर देंगे हम लोग, 8 3 2400 आ गया। तो ये 100/3 हो रहा है, यानी 33 एंड 1/3%, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 33 एंड 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, किसी घड़ी का अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो गिवन है, एमआरपी इज इक्वल टू कितना है, 1000 रुपीज है, ठीक है। एक फुटकर, फुटकर मतलब जो भी एक हम लोग का क्या होता है कि दुकानदार जो होता है ना, उसे 2 क्रमिक बट्टों पर मतलब 110 में खरीदता है। अच्छा, ये कोई भी एक सीपी ये खरीदता है, कितना में खरीदता है, 810 में खरीदता है, ठीक है, जिसमें एक 10% और दो दूसरा क्रमिक बट्टा क्या होगा। तो पहला जो होता है ना कि 1000 रुपया उसका एमआरपी था, इसमें से पहला तो हम लोग का क्या देता है, 10% का छूट दे दिया, तो इसका कितना हुआ, 100 में से 90, 100 में से 90, 90 में ये पहला तो छूट मिला, और दूसरा कितना मिलता है हमें नहीं पता, लेकिन X% उसको छूट मिलता है दूसरा वाला में, ठीक है ना। X% छूट नहीं मिलता है, बल्कि 100 - X मतलब, हाँ 100 - X% उसको, नहीं 100 - कुछ परसेंट छूट मिलता है, वो उसका क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ठीक है। तो 100 में से कुछ उसका परसेंट जो उसको लगा, ठीक है, और जो टोटल लगा तब हम लोग का कितना आता है, 810 रुपीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कैंसिल करते हैं, 1 2 सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो कैंसिल हो गए ना, 4 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो 9x इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 810। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स में 90, x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 90%, मतलब उसको जो दूसरा जो 9 कितना मिला था, x इज इक्वल टू 90, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना था, 90%, मतलब यहाँ पर भी उसको कितना देना पड़ा है, 90%। पहला में भी उसको 90% देना पड़ा, दूसरा में भी उसको 90% देना पड़ा, ठीक है। तो पहला में उसको कितना छूट मिला था, 10%, 100 - 90 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग कितना हो जाएगा, 10% का छूट उसको मिलता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है कि एक फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता क्या करता है, 40 कलम कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है, ठीक है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे में पर बेचता है तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सिंपल सा समझ लीजिए कि मान लेते हैं हम लोग क्या, एक सीपी जो है कि एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 रुपीज है। तो ये दुकानदार जो खरीदता है वो टोटल इसका टोटल एमआरपी जो पड़ा, एमआरपी जो पड़ा वो पड़ा इसका 40 रुपीज। ये खरीदा कितना में, 36 कलम पर, मतलब 36 रुपीज में खरीदा है। और इसको सेल एसपी, एसपी मतलब सेलिंग कर रहा है 1% बट्टे पर, 1% बट्टे पर मतलब 1% इसमें छूट देता है। तो 1% छूट देगा तो कितना बचेगा, कितना होगा, 1% छूट देता है, ठीक है। तो हम लोग का 40 में से 1% छूट दे देगा, तो 40 में से 1% छूट देगा तो हम लोग कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा। 40 का 1% कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 2 जा 4 5 जा इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना, 4, 0.4, ठीक है। तो इतना का इसको छूट मतलब इतना ये क्या होता है, छूट देता इतना बट्टे पर बेचता है, मतलब इतना उसका कम होगा, मतलब 1% के वो बट्टे पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का हो जाएगा 40% माइनस 40 पैसा हम लोग माइनस करते हैं, तो 40 पैसा माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 39.60, इतना ही आना चाहिए। अब बताइए कि इसमें हम लोग से प्रॉफिट परसेंट, P% क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो 3.6 हो रहा है, 3.6 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका कितना था, 36 था, इंटू 100, परसेंटेज है 100 करेंगे, ये डेसिमल हटा, यहाँ पर 10 आ गया, 0 0 कैंसिल हुआ, 36 6 में, तो P% जो बना ये बना हमारे 10%, ठीक है। तो हमारे ये 10% हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी। मतलब कोई भी एक राशि है वो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। हमें पता चल गया 5 वर्ष में क्या हो गया, 2 गुना हो गया, तो 20 वर्ष में कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी 5 वर्ष अगर इस अमाउंट इस प्रिंसिपल पे कोई लगाता है तो वो कितना हो जाता है, 5 वर्ष में उसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 12,000 जो है, 12,000 का सिंपल से क्या बात करेंगे कि 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, 1 प्लस R/100 टू द पावर अगर 5 कर देता है,
5 जब करेगा तो वो उसका राशि का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 12,000 का कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 30 सारा कैंसिल हो जाएगा, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ से हमें कितना मिलता है, 1 + r/100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू हमें मिला 2। तो हमें बताना है कि 20 वर्ष, तो यहीं पर लगा दीजिएगा 20 n के प्लस पे 20 टाइम्स। तो यहाँ पर जब हम लोगों के पास 12,000 का, जब हम लोग 1 + r/100 टू द पावर जब हम लोग 20 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, तो ये तो 12,000 तो रहेगा ही, प्लस इसमें इसको 20 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5 × 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 + r/100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू हमें 2 होता है, तो 2 ये तो पता है। तो इसके पावर में कितना कर देंगे हम लोग, 4 करेंगे। ठीक है, इसके पावर में कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो हम लोग के पास आ जाएगा 12,000 इंटू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 4 4 जा 16, तो 16 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 10 जा 160 और 16 2 जा 30, 190 190 000, यानी 16 2 जा 32 होता है, 19 सॉरी 32 192 000। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है कि यदि व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है, क्या करता है कि क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है जिसमें 1% की हानि होती है। ठीक है, तो प्रतिशत बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कहता है कि कोई भी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, मान लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये आ गया हम लोग का विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, और बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस को क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर रहा है। तो अगर क्रय मूल्य से 10% अधिक, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 110 रुपया होगा। ठीक है, अधिक अंकित करता है। बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है, उसके बाद बेचते समय क्या करेगा, वो इतना वो रखा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि उसमें कुछ बट्टा देता है, जब बट्टा देगा तो उसमें क्या होता है कि 1% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो जब 1% की हानि हुआ तो कितना प्रतिशत वो बट्टा दिया होगा। तो सपोज कीजिए कि उन्होंने यहाँ पर हम लोग का इतना, उन्होंने तो इतना ही इन्होंने दाम लगाया, लेकिन उसमें कुछ क्या कहा कि इसमें कुछ हम लोग का मतलब कुछ आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा तो ये तो नहीं पता, लेकिन जब डिस्काउंट मिलेगा तो उसमें उसको क्या हो जाता है कि 1% का लॉस हो जाता है। तो जब लॉस हो जाएगा तो वो कितना परसेंट वो हम क्या दिया है, बट्टा दिया है। ठीक है, तो एक्स 110 का, है ना, तो उसको कितना परसेंट, 1% की हानि हो जाती है। तो कॉस्ट प्राइस ये है, तो उसका जो न्यू जो उसके पास जो वो प्राइस आ रहा है ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको एमआरपी ही कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो सेलिंग प्राइस इसका न्यू बन रहा है, सेलिंग प्राइस इसका कितना बन रहा है, 99 बन रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, 99 बन रहा है। तभी तो 1% का लॉस होगा इसका, इसका 1% हम लोग कॉस्ट प्राइस इसका ये है, तो इसका 1% लॉस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 99 रुपीज़ हो जाएगा। और ये 10% ज़्यादा रखा था तो ये हो गया। अब बताइए कि इसमें से ये कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है कि ये हो गया, तो इसका सीधे सीधे लिखे ना, ये एमआरपी है ना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से उसका एमआरपी जो है वो 10% ज़्यादा है, और उसके बाद वो जो सेलिंग करता है तो वो 1% का लॉस होता है। तो इस कंडीशन में आप लोग को बताना है कि वो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकता है, हमें नहीं पता कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, लेकिन जितना भी परसेंट दिया है X% दिया होगा। ठीक है, तो X% जब डिस्काउंट देता है, X/100 इज इक्वल टू उसको कितना मिलता है, 99 रुपीज़ मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इज इक्वल टू 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 जा। ठीक है, तो X जो हो गया वो 90 हो गया, यानी 90% जो हो गया, ये क्या हो जाता है कि 90% जो है ये ले लिया उससे, है ना, 99 रुपीज़ हो गया। तो उन्होंने कितना डिस्काउंट करा, 10%। ठीक है, उन्होंने डिस्काउंट कितना करा, 10%। इसका आंसर नंबर 1 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1800 रुपीज़ का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित
समय में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है तो वर्षों में वो समय क्या होगा। मतलब हमें कहता है कि कोई भी एक अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल, जिसमें कितना है 1800 है। 1800 में हमें कहता है कि अगर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 10% होता है। 10% को जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग कुछ टाइम्स के लिए हम लोग दे देते हैं एन टाइम्स के लिए, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है। मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 18 प्लस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2178 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाता है। तो अब बताइए कि ये एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हम लोग का एलसीएम ले लेंगे तो 11/10⁻n हो जाएगा, जो कि हम लोग का हो जाएगा 2178 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब इसमें चेक करना है हमें ये किसका, मतलब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जब भी इस टाइप्स का आप लोग का इक्वेशन बन जाएगा ना, तो हमेशा आप लोग देखिए कि ये जो वैल्यू होगा ना ये इस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो इसको एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग, ये कहीं से कैंसिल करेगा क्या। 18 टाइम्स में ही कैंसिल करके देखते हैं, पहले तो 3 टाइम्स में करके देखते हैं। 3 हो जाएगा 385, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 6 या 18 हो जाएगा। और यहाँ से 3 से करेंगे 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 6 जा 18। फिर से 3 से 6 से कर देते हैं, 600 टाइम्स में आ जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोग का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10⁻n इज इक्वल टू, हम लोग के पास आ गया 11/10⁻2। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 वर्स, है ना। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज हम लोग का 40 क्वेश्चन। देखिए लास्ट वाला कोई वीडियो जो था, लास्ट वाला वीडियो भी हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट में करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि एक टीवी जिसका कितना है प्राइस है हम लोग का, एक टीवी सेट जिसका है कितना है 20,000 का नगद या 6,000 का तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात इतना रुपया की किस्त पर बेचा जाता है, तो वो किस्त योजना में के लिए ब्याज का दर क्या होगा। अच्छा, एक जो टीवी है उस टीवी को या तो 20,000 तुम डायरेक्टली अभी दे दो कहता है, या तो तुम 6,000 पहले दो। ठीक है, कितना दो 6,000 पहले दो, उसके बाद 6,000, उसके बाद प्लस बाद में तुम कितना दे देना 16,800 देना। 16,000 कितना देना 6 महीना बाद 800 दे देना। तो बताओ कि ब्याज का दर क्या होगा, ब्याज का दर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6,000 ये रहा, टोटल तो हम लोग के पास कितना है 20,000 उसका प्राइस है, 6,000 दे दिया तो बचा कितना उसका 14,000 बचा, 14,000 बचा। तो 14,000 में उसको कितना लग रहा है 16,800, मतलब उसको जो इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट कितना लगा 2,800 का उसको इंटरेस्ट लग गया, 2,800 का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो अगर तो 2,800 का इंटरेस्ट लगता है तो इसमें बताओ कि आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो हम लोगों का क्या था प्रिंसिपल इंटू टाइम्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हम लोग का 2800 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना लेंगे हम लोग 1400 पे लगा हुआ है ना, 6,000 पहले ही पे कर दिया ना, बचा कितना था 14,000 बचा, सॉरी 14,000। तो 14,000 जो था उस पर हम लोग का इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनटू टाइम कितना लगा 1/2, 1/2 क्यों, पर ईयर में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 14 1 जब 14 14 2 जा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 20/1/2 यानी 40%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है 40% पर एनम हो रहा है पीए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो भी है आप लोग का ये लिंक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक आईडी है, जहाँ से आप लोग फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, जल्दी मिलेंगे, कल हम लोग का देखेंगे, कल हम लोग का फर्स्ट हाफ में एक वीडियो कोशिश रहेगा कि एक वीडियो 10 बजे आ जाए 10 AM को कल। ठीक है, टुमारो। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन, ये 42 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद एक आ जाएगा हम लोग का 6 PM को।
जिसमें से 60 to 80 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, और एक 8 PM को जिसमें हम लोग कितना हो जाएगा 80 to 100 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कल हम लोग के कवर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सारे वो दोस्तों में शेयर करें जो TGT PGT एग्जाम्स का तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।